हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्न उत्तर। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको देखिए। पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसका सारांश समझ चुके हैं, कहानी समझ चुके हैं। आज प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। यानी आपको ये प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसको आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना है। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक को खेल कूद, गप्पबाजी, कागज की तितलियां बनाने, उड़ाने, उछल कूद करने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाकर मस्ती करने में थी। ये जो छोटा भाई था उसके बारे में बात की जा रही, क्योंकि लेखक यहाँ छोटे भाई हैं, कथाकार वही हैं। तो उनकी रुचि, उनके शौक क्या क्या थे? वो खेलकूद करते थे, गप्पबाजी करते थे, इधर उधर तितलियां बनाकर आते थे, उछल कूद करते थे, चार दीवारी पर चढ़ जाते थे, बिल्डिंग पर, बाउंड्री पर, और फिर कूदते थे वहाँ से, और गेट पर, फाटक यानी गेट पर सवार होकर उसको गुर गुर करके मोटर कार बनाकर चलाते थे। तो ये सब शैतानियाँ वो करते थे। और बड़े भाई साहब कैसे थे? वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। प्रश्न दो, बड़े भाई साहब सवाल क्या पूछते थे? हर समय सवाल क्या पूछते थे? अभी बड़े भाई जो थे वो छोटे भाई से सवाल पूछा करते थे। क्या वे उससे हमेशा यही सवाल पूछते थे? कहाँ थे? जब भी कभी वो थोड़ी देर के लिए ना दिखे तो बड़े भाई साहब क्या सवाल पूछते थे? कहाँ थे? ये उनका प्रश्न हुआ करता कि तुम इतनी देर कहाँ थे। प्रश्न 3, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अब जब दूसरी बार छोटा भाई पास हो गया, बड़े भाई नहीं हो पाए, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई को लगने लगा कि यदि अब वह पढ़े या ना पढ़े, वह तो आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। इसीलिए उसने पढ़ना बंद कर दिया और अपनी मौज मस्ती बढ़ा दी। मतलब उनको लगा कि मैं तो थोड़ा बहुत भी पढ़ता हूँ और आराम से पास हो जाता हूँ, तो क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। तो उन्होंने अपनी मौज मस्ती जो है वो ज़्यादा कर दी। तब बड़े भाई ने समझाया था कि ऐसा मत समझो, बड़े क्लास में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न 4 देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वह कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? ये याद आपको रखना पड़ेगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे, 5 साल बड़े थे, और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? जब उनका मन परेशान हो तो दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या किया करते थे? बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए विभिन्न कलात्मक कार्य करते थे। क्या क्या? कुछ क्रिएटिविटी करते थे। क्या करते थे? जिनमें वे अपने पुस्तकों के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्ली आदि की तस्वीर बनाते थे। जो उनकी बुक्स होती थी, उनके जो हाशिया मतलब मार्जिन के इधर जो जगह होती थी, वहाँ पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली की चित्र बनाया करते थे वो। ये उनका अपना रिलैक्स करने का तरीका था। और कई बार कुछ शेर लिख लिया करते थे, बार बार लिखते, और कभी तो ऐसे तुकबंदी करते जैसे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे ही फालतू सी कोई तुकबंदी कर लिया करते थे, कविताएं जैसी जोड़ दिया करते थे। ये उनका रिलैक्स करने का तरीका था, दिमाग को शांत करने का। अभी आपके कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है। 20 से 30 का मतलब 2 या 3 लाइन। जब हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो ऐसे शब्द काउंट नहीं करते। हम मान के चलते हैं कि एक पंक्ति में मैक्सिमम 9 या 10 शब्द होते हैं। तो जब आपसे कहा जाए 10 या 20, तो यानी आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर दे देना है। तो अभी आपको यहाँ 20 से 30 लिखा है, यानी 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? अब उसने क्या सोचा था, पहले मैं ऐसे करूंगा, और क्यों नहीं कर पाया? जब बड़े भाई साहब ने डांटा तो छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हुए सोचा कि अब वह बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं करेगा, समय व्यर्थ नहीं करेगा, अपने बड़े भाई को उसे डांटने का मौका नहीं देगा। यही सोचकर उसने टाइम टेबल को रात 11 बजे तक बनाया। उसने क्या करा, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल बना लिया और बोला कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और अपने भाई से भी प्रॉमिस किया। परंतु जब उसका पालन करने बैठा तो उसका ध्यान वही अपने खेलों में लगा था। अब वो छोटा भाई तो खिलंदड़ा था, तो उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? खेल में लगा हुआ था। और उसे मैदान की याद आ रही थी। और उसे क्या याद आया? मैदान, खेल का मैदान याद आने लगा। वह सोच रहा था कि वहां वह कैसे ठंडी हवाओं का आनंद लेता था, इस कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया। अब पढ़ते समय दिमाग में क्या चल रहा था? खेल का मैदान। तो वो बोले मैं वहां कितने मजे से खेलता था, हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, और ध्यान जो था वो उधर चला गया, और उनकी पढ़ाई जो है वो चौपट हो गई, वो नहीं पढ़ पाए। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े साहब के सामने पहुंचे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अभी क्या हुआ? प्रश्न क्या है कि जब एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई को बड़े भाई साहब के सामने जाने पड़ा, तब उनको क्या रिएक्शन हुआ? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के पास पहुंचा तो वह क्रोधित थे। बड़े भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे बहुत डांटा और उसे समझाया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, गुल्ली डंडा खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने बस समझाया, बड़े भाई थे, उनका तो कर्तव्य था छोटे भाई को ध्यान दिलाना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये कोई अच्छी बात नहीं है, तुम ये गुल्ली डंडा खेल करके अपना समय बर्बाद करते हो।
और उन्होंने उनको बहुत डांटा। यह भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। अब उन्होंने कहा तुम्हारा जो फ्यूचर है वो सब खराब हो जाएगा, तुम्हारे भविष्य के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने बोला देखो खेल से कुछ हासिल नहीं होगा, पढ़ो लिखो मेहनत करो। उन्होंने यह भी कहा कि तुझे अव्वल आने पर घमंड हो गया है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, अतः वह अपने घमंड को छोड़े और पढ़ाई करे। अब बड़े भाई खुद फेल हुए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन चाहते थे कि उनका छोटा भाई जो है वो पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बने। तो उन्होंने कहा देखो तुम फर्स्ट आए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है, और ऐसा होता है जब हम कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम अपने प्रयासों में कमी कर देते हैं और वहीं हमको जो है वो नुकसान झेलना पड़ता है। तो उन्होंने समझाया कि तुमको घमंड हो गया है और ये घमंड अच्छा नहीं है। रावण का भी घमंड नहीं रहा। रावण को ये मुहावरा है, कहावत के रूप में हम प्रयोग करते हैं। रावण को बहुत घमंड था कि मैं तो बलशाली हूँ, मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो जो है वो अमरता प्राप्त है। लेकिन अमर रहा, उसको कितना भी अमरता प्राप्त थी, लेकिन अंत उसका कितना बुरा हुआ, राम के द्वारा वो मारा गया। तो उसका भी घमंड नहीं रहा। तो जब इतने बड़े योद्धा रावण का घमंड नहीं रहा तो तेरा क्या रहेगा। तो पढ़ाई करो, ध्यान लगाओ, घमंड मत करो, ये उन्होंने समझाया था। प्रश्न 3, ये सब बातें आप बच्चों पॉइंट बनाकर अगर लिखेंगे, डिटेल में लिखना है, 3 नंबर का प्रश्न, तो 3 पॉइंट बना दीजिए तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसी बात को केवल पॉइंट बना के लिखें। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। अभी बड़े भाई थे, उनका भी बहुत कुछ मन करता था, लेकिन उनको अपनी इच्छा दबानी पड़ती थी। ऐसा क्यों था। बड़े भाई साहब छोटे से उम्र में 5 साल बड़े थे। यदि सही नियमों का पालन नहीं करते तो उनका छोटा भाई भी उनके दिखाए रास्ते पर चल पड़ता और वह भी उन्हीं की तरह नियमों का उल्लंघन करता। उन्हें भी पतंग उड़ाने, तमाशा देखने का शौक था, परंतु उसका उल्टा प्रभाव उनके भाई पर ना पड़े, इस कारण उन्हें अपने मन की इच्छा दबानी पड़ती थी। अब थे तो ये भी बच्चे, 5 साल बड़े जरूर थे छोटे भाई से, लेकिन थे बच्चे, पर उनको भी मन करता था कि वो गेम खेलें या पतंग उड़ाएं या बच्चों के साथ खेल कूद करें, लेकिन उनको अपने मन की इच्छा दबा लेनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे छोटे भाई पर भी वो भी नियम नहीं मानेगा और वो नियमों का उल्लंघन करेगा और उसका नुकसान होगा। तो इनको अपने मन की बात को दबा लेना पड़ता था और ये अपने भाई को समझा दिखाने के लिए कि वो सही रास्ते पे चलता रहे, ये अपना इन्होंने बचपना भी छोड़ दिया। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। अब बड़े भाई साहब अपने भाई को क्या बोलते रहते थे और क्यों बोलते थे। वे बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को यह सलाह देते थे कि वह मन लगाकर अच्छे से पढ़े, ज़्यादा समय व्यर्थ ना गवाए। वो कहते थे तुम मन लगाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उसे उसी दर्जे में पढ़ा रहना पड़ेगा, मतलब फेल हो जाओगे तुम। अगर अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम मन लगा के पढ़ो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। जबकि हुआ उल्टा, वो पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने भाई को समझाना नहीं छोड़ा कि भाई तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पास हो जाओ। प्रश्न 5, छोटे भाई ने भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। अब बड़े भाई साहब जो थे वो थोड़ा सॉफ्ट होकर के अपने छोटे भाई से बात करते थे, तो छोटे भाई ने उनकी इस सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने भाई साहब के नरम व्यवहार का यह फायदा उठाया कि वह अब अपनी मनमर्जी के अनुसार खेलने जाने लगा। उसने यह मान लिया कि वह पढ़े या ना पढ़े वह पास हो ही जाएगा। अब बड़े भाई साहब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, डांट फटकार नहीं करते थे, और इनको लगा कि मैं तो बिना पढ़े पास हो गया, तो उसने सोचा अपनी मनमर्जी करने लगा। जब मन करता तब खेलता, जब मन करता तब पढ़ता। तो उसको लगा कि मैं तो बिना पढ़े ही पास हो सकता हूँ, तो फिर क्यों मेहनत करनी। अभी यहाँ बच्चों कुछ बड़े लेंथी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है, यानी 5 से 6 पंक्तियों में देना है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। आपको लिखना है कि क्या अगर बड़ा भाई डांटता फटकारता नहीं तो क्या छोटा वाला पास हो पाता, फर्स्ट आता। अपना विचार बताना है। तो अगर छोटे भाई को बड़े भाई की डांट फटकार ना मिली होती तो वह कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता, क्योंकि वह अनुभवहीन था। छोटे बच्चों को ज़्यादा अक्ल नहीं होती, बड़े भाई अपने अनुभव से अपने छोटे भाई बहनों को सिखाते हैं। तो वो फर्स्ट ज़रूर आया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बड़े भाई का हाथ था। वो डांट फटकार करते थे, उसको समझाते रहते, खुद फेल होते थे लेकिन उसको बराबर समझाते थे, और अपने बड़े भाई की डांट फटकार का असर होता था और वो थोड़ी बहुत भी मेहनत करते थे, दिमाग से तेज थे और फर्स्ट आ गए वो। क्योंकि वह अनुभवहीन था, उसे नहीं पता था कि उसका भला बुरा किस चीज़ में छुपा है। बड़े भाई के डर से जितना पढ़ता वह उतना भी नहीं पढ़ पाता। अगर डर ना होता तो शायद वो उतना भी नहीं पढ़ता। वो खेल कूद में उसका मन लगता था, खेलता कूदता रहता सारे दिन, पढ़ता नहीं तो फेल हो जाता और सारा समय खेलकूद में बिता देता और कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। बड़े भाई से मिली डांट के कारण ही उसे ये समझ में आया कि शिक्षा का क्या महत्व है और अनुशासित होकर शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए। जो वो टाइम टेबल बनाते थे वो बड़े भाई की वजह से बनाते थे। बड़े भाई कहते थे समय बनाओ, समय सारणी बनाओ और तुम पढ़ाई करो समय देख के। समय निकल गया तो लौट कर नहीं आएगा। तो
बड़े भाई की डांट फटकार का असर ये हुआ कि वो क्लास में फर्स्ट आए। अगर शायद बड़े भाई की डांट फटकार नहीं होती तो खेलकूद में लगे रहते और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। प्रश्न 2, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप अपने उनके विचार से सहमत हैं? समुचित शिक्षा। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए कहा है कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल दिया जाता है। अभी लेखक ने बोला था ना कि अंग्रेजी भाषा इतनी आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा सीखे या ना सीखे, उसे रखकर या किसी भी तरीके से उत्तीर्ण होना ही होता है। अपने देश के इतिहास के साथ साथ दूसरे देश का भी इतिहास से पढ़ना होगा, जो जरूरी नहीं है। प्रणाली बच्चों पर एक बोझ की तरह और लाभदायक कम विचार से सहमत है। अभी पाठ में ये बताया गया कि हमें अंग्रेजी पढ़नी ही पड़ती है। क्यों? हमारी देश की भाषा नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब से अंग्रेजी का बोलबाला है और हमको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में अपने देश की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, दूसरे देश की हिस्ट्री पढ़ते हैं। वो फ्रांस और यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमको अपने देश का पता नहीं और बाहरी देशों की हम क्यों पढ़ते हैं? ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, ये प्रणाली उचित नहीं है। ये जो समुचित शिक्षा प्रणाली है कि सब तरफ के ज्ञान हमें मिलता है, तो जो असली ज्ञान हमें ज़रूरी है वो भी हमें नहीं मिल पाता, हम अपने को ही नहीं पहचान पाते। तो यहाँ पर इस शिक्षा प्रणाली पर लेखक ने व्यंग किया है इस कहानी के माध्यम से। और उन्होंने बताया कि ये जो पढ़ाई है ये बच्चों पर बोझ है। हम लोग जो बैठ के वो तिथियां याद करते हैं, इस सन में जिया, इस सन में मरा, इस सन में ये वंश आया, गुप्त काल कब आया, मौर्य काल कब आया और मुगल वंश कब आया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा इतिहास था, जो हमारा वैदिक और पौराणिक इतिहास है, वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर व्यंग किया गया है कि ये कैसा है, बच्चों पर बोझ है, आपको पढ़ना ही है, चाहे उसका कोई यूज़ हो या ना हो। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी पढ़ते हैं जिसका जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है क्यों पढ़ा हमने ये, इसका तो कोई काम ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें नहीं पढ़ाई जाती और ये लाभदायक कम होती है। तो इस विचार से हम बहुत सहमत हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो बच्चों को पर बोझ होती है, सही ज्ञान नहीं देती। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अब बड़े भाई को क्या लगता था कि जिंदगी की समझ कैसे आती है? किसी भी किताबी ज्ञान से नहीं आती, अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती, उसके लिए अनुभव आवश्यक है। अपने स्तर की पुष्टि के लिए वे दादी माँ, हेडमास्टर, अम्मा आदि के उदाहरण देते थे। तो ये बात सही है, आपको समझ में आती है, आपको ठीक लगता है। उनको भी लगता था कि केवल किताब पढ़ने से क्या होता है, किताब तो सभी पढ़ लेते हैं, पर अक्लमंद वो होता है जो बड़े लोगों के अनुभव से कुछ सीखता है और उस अनुभव को अपने जीवन में ग्रहण करता है। तो भाई साहब हमेशा समझाते थे कि तुमने पढ़ करके पास हो गए, फर्स्ट आ गए, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे पास अनुभव ज़्यादा है, तो मेरी बात मानो। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम बहुत आगे निकलोगे। और ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। जिन बच्चों के पास बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई बहन को गाइड करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें पहली बार नहीं सीखनी पड़ती, हमें पहले से पता होती है, क्योंकि हमारे बड़े भाई ने वो किया, बड़ी बहन ने ये किया है। और जो बच्चा पहला बच्चा होता है उसके पास कोई आदर्श नहीं होता, कोई एग्जाम्पल नहीं होता, तो उसको सब कुछ पहली बार करके सीखना पड़ता है। तो ये छोटा होने का ये बहुत बड़ा फायदा है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? अभी छोटा भाई जो था उसके मन में बड़े भाई के लिए बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्यों? छोटा भाई खेलकूद में बहुत रुचि रखता था। क्लास में अव्वल आने पर वह सोचने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े, अच्छे अंकों से पास तो हो ही जाएगा। इस कारण वह पूरा दिन खेलता रहता। उसके अंदर बड़े भाई का डर भी जाता रहा, अब डर भी नहीं लगता था। उसके बड़े भाई ने उसे पतंग उड़ाते समय पकड़ लिया। अभी जब वो पतंग खेल रहा था एक दिन, तो बड़े भाई ने पकड़ लिया और उसके मन में अब डर खत्म हो गया था। बोला मैं तो पास हो ही चाहता हूँ, क्या दिक्कत है, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। तो एक दिन बड़े भाई ने उसको खेलते हुए पकड़ लिया, उसे समझाया कि आगे कक्षा में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बोला अभी तुम बहुत छोटी कक्षा में हो, इसमें फर्स्ट आने के बाद तो घमंड में मत आ जाओ, बड़ी कक्षा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात सच है। उन्होंने उसे बताया कि कैसे उसका भविष्य के कारण वह अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा खेलने का मन नहीं करता, क्या मेरा पतंग उड़ाने का मन नहीं करता, पर मैं तुम कहीं अपने रास्ते से भटक ना जाओ इसलिए मैं नहीं खेलता। तो ये बात उन्होंने उसको समझाई। अतः इस बात को सुनकर उसे आभास हो गया कि उसकी सफलता के पीछे उसके बड़े भाई की प्रेरणा है। तब उसे समझ में आया कि मेरा बड़ा भाई मेरे लिए अपना खेल कूद, अपने जो बचपन है वो भी उसने छोड़ रखा है। और उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। तब उसको लगा कि मेरा भाई मेरे लिए कितनी सैक्रिफाइस, कितनी त्याग करता है। अपना खेल कूद उसने छोड़ दिया, अपने शौक छोड़ दिए। तो उसके मन में बड़े भाई के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। अब बड़े भाई के स्वभाव में क्या क्या विशेषताएं थी, पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। बड़े भाई हमेशा अध्ययन में वैसे बराबर किताब पढ़ते रहते थे, परिश्रमी विद्यार्थी थे, परिश्रम करते थे, चाहे वो समझ में उनको आए या ना आए, लेकिन मेहनत वो बराबर
करते रहते थे। वे बहुत ही अनुभवशील थे। अच्छा, बड़े थे तो अनुभव भी उनके पास काफ़ी था। वह बहुत ही इसलिए जानते थे कि जीवन का अनुभव कितना आवश्यक है। उनको इस बात का ज्ञान था कि अनुभव के अपना अलग महत्व होता है। किताबों का होता है, लेकिन अनुभव का महत्व उससे भी बड़ा है। और समय समय पर वो अपने छोटे भाई को उचित मार्गदर्शन देते थे। और साथ ही उनके स्वभाव में क्या था कि अपने छोटे भाई के लिए उन्होंने अपने खेल, अपने शौक भी त्याग दिए थे। आप ये बातें पॉइंट बना के लिखेंगे। जितने अंक उतने पॉइंट आपको अपने प्रश्न के उत्तर में बनाने चाहिए। प्रश्न 6, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? उन्होंने किताबी ज्ञान और अनुभव में किसे महत्वपूर्ण कहा? अनुभव को ज्यादा महत्वपूर्ण कहा। और क्यों कहा? उन्होंने बताया क्योंकि जिंदगी का अनुभव कई संघर्षों से हासिल होता है। कि किताबों का क्या है, आपने पढ़ ली, आपको समझ में आ गया। लेकिन जिंदगी में अनुभव कैसे मिलते हैं? जब हम कुछ करते हैं, कुछ अनुभव हमारे अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, हम संघर्ष करते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारा अनुभव आता है हमारे पास। तो वहाँ संघर्षों से मिला हुआ वो अनुभव होता है। उसे किताब से पढ़ करके हासिल नहीं किया जा सकता। पुस्तकें व्यवहारिक शिक्षा नहीं देती। पुस्तक क्या है, हमको एक जनरल नॉलेज देती, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती। किताब में लिखा है कि आग से जल जाओगे, लेकिन जब तक आप आग को छू के नहीं देखोगे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो वो चाय का कप जो है वो आपका कप पकड़ने की कोशिश करते हैं या आग में उंगली डालने की कोशिश करते हैं। उनको बोलो गर्म है, पर वो नहीं मानेंगे, फिर उंगली डालेंगे। और जब उंगली डालते हैं और गर्म लगती है, तब उनको लगता है ओ ये तो गर्म है। तो हर आदमी प्रैक्टिकल अनुभव से ही ज्यादा अच्छा सीखता है। पुस्तकें व्यवहारिक शिक्षा नहीं देती और जीवन में सही गलत का निर्णय करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। पुस्तकी ज्ञान का महत्व कम नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ये हमें मालूम है कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना पाप है, लेकिन अब जब आप अपने जीवन में उसका अनुभव करते हैं, किसी को देखते हैं किसी ने चोरी करी और वो पकड़ा गया, तो हमें लगता है वाकई चोरी करना कितनी गलत बात है। झूठ बोल करके अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है, तब आपको समझ में आता है वाकई झूठ बोलना कितनी गलत बात है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा है, और यही बड़े भाई ने अपने जिंदगी के अनुभव से सीखा और यही समझाया। बताइए, पाठ के किन किन अंग से पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई का आदर करता था? अभी आपको पॉइंट्स बना के लिखना है कि किस किस बात से आपको पता चला। तो पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वे बड़े हैं और उनका दायित्व है कि उसे समझाएं, इसके लिए वे अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। यह सुनकर छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति आदर बढ़ाया। अब ये आपको घटना याद करके लिखनी है कि जब उन्होंने बताया कि देखो मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य ना खराब हो इसलिए नहीं उड़ाता। ये जब पता चला तो उसके मन में श्रद्धा का भाव आ गया। प्रश्न है, बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो बड़े भाई को बहुत अच्छा अनुभव है। वे जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके किस तरह छोटे भाई को ठीक रखा जा सकता है, और वे ये भी जानते हैं कि किस तरह उनके दादा ने अपने अनुभव से परिवार का पालन किया। बड़े भाई के मन में क्या क्या भाव थे? उनके दादाजी ने अपने अनुभव के आधार पर अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाला था, अपने परिवार का ध्यान रखा, और यही काम वो अपने छोटे भाई के लिए कर रहे थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर अपने भाई का मार्गदर्शन बराबर वो कर रहे थे। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इस बात का क्या मतलब है? भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे थे, तभी दूर से एक पतंग आती हुई दिखी। बड़े भाई बड़े थे तो उन्होंने उसे लूट लिया और वे उसे लेकर हॉस्टल की तरफ दौड़े। इससे साबित होता है कि उनके भीतर भी एक बच्चा है। मतलब मन से वो भी बच्चे हैं। जैसे ही पतंग दिखाई थी तो लंबे थे, तो उन्होंने पकड़ करके उसको लेकर के और हॉस्टल में दौड़ गए पतंग को लेकर। तो यहाँ पता चला कि अंदर उनके अभी भी एक बच्चा जीवित है। चौथा, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। कैसे पता चलता है? बड़े भाई साहब अधिक उधम करने के लिए डांटते हैं, उसे ज्यादा खेलने के लिए मना करते हैं और उसे कहते हैं कि पढ़ाई में अच्छा करके मन लगाकर पढ़े। इससे पता चलता है कि वे उसका भला चाहते हैं। मतलब खुद वो भले फेल हो रहे थे, लेकिन उनको अपने छोटे भाई के लिए उनके मन में बराबर ये भाव था कि मेरा भाई और उसका हमेशा भला हो। अभी यहाँ बच्चों कुछ वाक्य हैं जिनका आपको आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना मतलब अर्थ बताना है। यहाँ पर आप पाठ का नाम और लेखक का नाम अवश्य लिखेंगे। पहला है, इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। अब वो अपने भाई को क्या समझाते हैं? यहाँ पर ये बात किसने कही? बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से। बड़े भाई का मानना था कि जीवन का अनुभव ही एक असली चीज है, उसी से बुद्धि का विकास होता है जो किताबों से हासिल नहीं हो सकती। अतः इम्तिहान पास करना कोई बड़ी बात नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, काफी हद तक सही है। इम्तिहान पास कर लेना ठीक है, मेहनत के बिना नहीं होता, लेकिन जीवन का अनुभव जो है वो ज्यादा बड़ा है। यही बात वो अपने भाई को समझाते हैं। फिर
भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया के बंधन से जकड़ा रहता है, फटकार खाकर भी खेलकूद की तिरस्कार ना कर सकता था। अभी वो कह रहे हैं, छोटा भाई कह रहा है कि लेखक जो है वो कहता है कि उनके बड़े भाई की डांट फटकार के बाद भी वो अपना मन खेलने से हटा नहीं पाए, अपनी इच्छा को काबू में नहीं कर पाए, वे पढ़ने में मन ना लगा सके, और जब भी पढ़ने बैठते तो उनका हृदय केवल खेलने का ही विचार आता था उनके मन में। तो जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। हमें पता है कि मौत आने वाली है, विपत्ति आने वाली, फिर भी हम मोह माया में जकड़े रहते, मेरा घर ना छूट जाए, मेरा सामान ना चोरी हो जाए, मेरा कपड़े ना चले जाए। इसी प्रकार से उनको पता है, उनके भाई उन्हें समझाते थे कि तुम्हारा भला किसमें, पढ़ने में, लेकिन वो खेलने से अपना मोह जो है वो छोड़ नहीं पाते थे। बुनियादी ही पुख्ता ना हो, बुनियादें ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर बुनियादें मतलब नींव जो होती है, जो जमीन जब खोद करके बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले नींव बनाई जाती है, तो जिसकी रूट्स ही मजबूत नहीं होगी वो बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी। तो भाई का मानना है कि अगर शुरू से अच्छे से मेहनत ना की जाए तो अनुभव ना हासिल किया जाए तो आदमी और अनुभव ना हासिल किया जाए तो आदमी पढ़ाई में उत्तीर्ण होकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। आप पढ़ाई में कितने भी पास हो जाओ, लेकिन आपने शुरू से अगर जिंदगी से अनुभव लेना नहीं सीखा तो आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। ये किसका मानना था? बड़े भाई का। और यही बात वो अपने छोटे भाई को समझाते थे कि केवल पास होना ही जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए, पास भी हो और साथ ही साथ अपने अनुभवों से भी सीखो। प्रश्न 4, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई अलग स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रहे हो। अब इस वाक्य का आपको अर्थ बताना है। लेखक ने जब कटी हुई पतंग को देखा तो उसकी आंखें आसमान में थी और मन पतंग रूपी आदमी की तरह था। उसे पतंग एक दिव्य आत्मा लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वह उसे पाने के लिए दौड़ पड़ा। मतलब ऊपर से आसमान दिख रहा था, उसमें पतंग जो थी वो कटती हुई नीचे नीचे जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था आंखें तो आसमान पर थी और मन कहाँ था? उस पतंग में। आकाशगामी पथिक की, जो आकाश से आने वाला पथिक यानी राही यानी पतंग पर था, जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर जा रहा था। पतन मतलब नीचे गिर रहा था, जमीन पर धरती पर गिर रहा था, वो पतन की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही। जैसे परमात्मा से कोई आत्मा अलग होती है तो कोई आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग होकर के नीचे धरती पर आ रही है कि अब मैं धरती पर जाकर नया जीवन ग्रहण करूंगी। ऐसा ही उस पतंग को देख करके छोटे जो लेखक थे उनके मन में ये बात आ रही थी, और उनका मन कहाँ लगा हुआ था? उसी पतंग में अटका हुआ था जो कि आसमान से टपक करके कट करके और नीचे आ रही थी। ये इस पंक्ति का अर्थ है। अभी पढ़ेंगे हम बच्चों भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द को, पर्यायवाची कहते हैं किसे? जब एक ही शब्द के अर्थ वही रहता है और शब्द कई हो, उसको पर्यायवाची कहते हैं। तो आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे नसीहत। नसीहत का मतलब क्या क्या होता है? सुझाव देना या शिक्षा देना। रोज यानी प्रतिदिन या प्रतिदिवस, एक ही बात है। आज़ादी, स्वतंत्रता या स्वच्छंदता, खुलापन। राजा के दो पर्यायवाची क्या है? नृप और भूपति। ताज्जुब यानी हैरान हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। ये आपको पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे। कुछ मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। सिर पर नंगी तलवार लटकना। सिर पर तलवार लटकना मतलब हर समय मुसीबत जो सर पे खड़ी रहना। तो सीबीआई ने जांच शुरू करके सबके सिर पर नंगी तलवार लटका दी थी। मतलब जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई तो सबके सर पे तलवार लगी थी। अब पता नहीं कब किसके सर पे कड़ाक से गिरेगी, यानी खतरा जो है वो बिल्कुल सामने दिखाई देना। आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब सही कर देना। पुलिस ने चोर को आड़े हाथों लिया। पुलिस ने जैसे ही चोर को पकड़ा उससे उसकी कच की खबर ली। अंधे के हाथ बटेर लग जाना। अंधे के हाथ कुछ अचानक पकड़ में आ जाए, जिसको दिखता ना हो उसको हाथ में कुछ आ जाए। तो कर्मचारी को जब रुपए से भरा थैला मिला तो मानो अंधे के हाथ बटेर लग गया। बिना देखे, बिना चाहे, बिना अनजाने कुछ बड़ा हासिल हो जाना, उसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना। लोहे के छेने चबाना यानी बहुत मुसीबत का काम करना। मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, पैसों के लिए वह लोहे के छेने चबाते हैं। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। जब मजदूर एक मजदूरी करके पैसे कमाता है तो ऐसा लगता है लोहे के चने चबा रहा है। दांतों पसीना आना मतलब दांत में पसीना आना नहीं, इतनी मेहनत करना। राम की जिद के आगे उनके पिताजी के दांतों में पसीना आ गया। मतलब राम ने इतनी जबरदस्त जिद करी कि उनके दांतों से भी पसीना निकल गया, उनको हार माननी पड़ी, इतने ज्यादा वो परेशान हो चुके थे। एरा गहरा नत्थू खैरा मतलब कोई भी एवं ही। उस पार्टी में एरा गहरा नत्थू खैरा भी आ गया, मतलब कोई पार्टी भी नहीं, उसमें कोई भी आ गया
जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, वो भी चला आया। तो ऐरा गैरा नत्थु गैरा मतलब ऐसे ही जो अनचाहे लोग आ जाते। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको किन श्रेणियों में बांटना है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द और आगत शब्द। अभी हम एक बार इसको समझ लेते हैं बच्चों। तत्सम शब्द मतलब तत्सम, उसके समान। तद्भव, तद्भव मतलब उससे उत्पन्न। यहाँ संस्कृत की बात की जा रही है, और जो संस्कृत के शब्दों के समान, सम, तत्सम उनके जैसे होते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। तो तत्सम, तत्सम यानी शुद्ध रूप, और देसी जो देसी भाषा में, लोकल भाषा में चलते हैं। आगत जो बाहर से आए हुए शब्द होते हैं। तत्सम तद्भव एक बिल्कुल शुद्ध संस्कृत के शब्द, और एक उससे उत्पन्न हुए शब्द। तत्भव उससे उत्पन्न हुए शब्द, तत्सम शुद्ध शब्द। तो यहाँ है जन्म सिद्ध, ये तत्सम शब्द है। आंख, असली शब्द क्या है? अक्षु, तो उसका तद्भव है आंख, तो ये तद्भव है। दाल भात देसी शब्द है। पोजीशन ये आगत शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द हमने हिंदी में ले लिया। फजीहत ये आगत शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। तालीम ये भी उर्दू का आगत शब्द। जल्दबाजी ये भी उर्दू का है, आगत शब्द है। पुख्ता ये भी उर्दू का शब्द है। मजबूत ये भी आगत शब्द है। हाशिया ये भी उर्दू का आगत शब्द है। चेष्टा ये संस्कृत का तत्सम रूप है। जमात ये उर्दू का आगत रूप। हर्फ ये उर्दू का शब्द है, आगत शब्द है। सूक्ति बाण ये तत्सम शब्द है। जानलेवा जान लेने वाला ये तद्भव है। आंख तद्भव है, आंख फोड़ तद्भव है। घुड़कियां ये तद्भव है, हिंदी से उत्पन्न हुआ शब्द है, या देसी शब्द भी कह सकते हैं आप इसको, घुड़कियां देना। आधिपत्य ये तत्सम शब्द है। पन्ना ये तत्सम शब्द है। मेला तमाशा ये देसी शब्द है। मसलन उर्दू का आगत शब्द है। स्पेशल अंग्रेजी का आगत शब्द है। स्कीम अंग्रेजी का आगत शब्द है। फटकार ये अंग्रेजी उर्दू का आगत शब्द है। प्रातः काल ये तत्सम शब्द है। विद्वान ये तत्सम शब्द है। निपुण ये भी तत्सम शब्द है। भाई साहब ये देसी शब्द है। अवहेलना तत्सम शब्द है। टाइम टेबल आगत शब्द है, अंग्रेजी से लिया हुआ। तो अभी आपको ये सब आपको यहाँ पर शब्दों की को वर्गीकृत करके उनको लिखना है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है सकर्मक या अकर्मक क्रिया? अभी आपको पता होगा क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जहां पर कर्म साथ में हो, अकर्मक जहां पर कर्म ना हो, वो अकर्मक क्रिया। तो अभी आपको बताना है कहाँ पर सकर्मक लग रही है, कहाँ पर अकर्मक लग रही है। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, तो ये कौन सी क्रिया है? क्या पकड़ा? पकड़ लिया क्रिया, और कर्म क्या है? हाथ, तो सकर्मक क्रिया। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, जीवन कटने लगा, यहाँ कटने का क्यों का अर्थ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अकर्मक किया, यहाँ कर्म नहीं है। शैतानों का हाल भी पढ़ा ही होगा, यहाँ पर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? हाल पढ़ा होगा। तो जहाँ पर क्या शब्द का अर्थ मिल जाता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती, तो यहाँ सकर्मक क्रिया, यहाँ हाल यहाँ कर्म है, हाल कर्म है, पढ़ा होगा क्रिया है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, यहाँ क्या है? सकर्मक किया। आंसू बहाना, क्या बहाने लगता? बहाना, क्या बहाता? आंसू, तो कर्म है, यानी सकर्मक क्रिया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, लिखो क्रिया, क्या लिखो? निबंध लिखो, तो सकर्मक क्रिया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, दौड़ रहा, दौड़ना क्रिया, लेकिन क्या दौड़ रहा? कोई कर्म नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक और अकर्मक, इसकी प्रैक्टिस बच्चों जरूर अभ्यास करना पड़ेगा आपको इसका। इसके बाद प्रश्न 5 है, जिसमें एक प्रत्यय लगाकर शब्द बना रहे। प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के पीछे जब शब्द लगता है और अर्थ बदल जाता है तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ एक लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। जब हम एक लगाते हैं तो मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। विचार में एक लगाएंगे तो वैचारिक, वहां में अ की मात्रा हो जाएगी और एक लग जाएगा, वैचारिक। इतिहास में लगाया एक तो ऐतिहासिक, यहाँ अय हो जाएगा, ई का अय हो जाएगा। संसार का सांसारिक, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। दिन का दैनिक, अय की मात्रा लग जाएगी। नीति का नैतिक, यानी अय की मात्रा लग गई। प्रयोग का प्रायोगिक, यानी आ की मात्रा लगी। अधिकार आधिकारिक। तो यहाँ बच्चों जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो कई बार मात्राओं में परिवर्तन होता है, ये भी अभ्यास की बात है। आपको ये
सभी शब्दों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखकर प्रैक्टिस करिए। और आपके व्याकरण की किताब में जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय के पाठ हों, उनके सभी उदाहरण आप पढ़ लीजिए, तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा। विचार का वैचारिक, इतिहास ऐतिहासिक, संसार सांसारिक, दिन दैनिक, नीति नैतिक, प्रयोग प्रायोगिक, अधिकार आधिकारिक। यहाँ बच्चों आपकी भाषा अध्ययन के सभी प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से दूसरे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।